आज मैं आपको बताऊंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन पॉलिटी के मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पूरे साल भर के टॉपिक्स बताए। इसमें मैं आपको करंट अफेयर भी बता दूंगा, बेसिक्स भी बता दूंगा। वैसे पूरी इकोनॉमी बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो करंट अफेयर में रहा है चीजें, उसके हिसाब से और ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल सवाल कहाँ से बन सकते हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके लिए बना कर आया हूँ। कुछ ऐसे लिस्ट मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने मुझसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, कहीं पर भी पढ़ी हो, फ्री में पढ़ा हो या कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी कोर्स किया हो, मैं उसी ढंग से उसी लय में आपको बताता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रिवाइज करने में भी, ठीक है। यस, सो दीज आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्री 2023। इन पर आप रिलाय कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे इकोनॉमी से, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर 20 सवाल पूछे जाएंगे, 18-19 कॉन्सेप्चुअल डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंडेंट होने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट के अलावा और इधर उधर के बेकार सवाल इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसा ट्रेंड रहा है, इकोनॉमी की डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। यस, पहला है जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये हम पहले यूनिट पढ़ते हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो आपको देखिए पता होने ही चाहिए। साथ में एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। एक बार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, दूसरी बार भी पूछेगा, तो एक लेयर नीचे जाकर भी पूछे, किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी पूछे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आंसर डिराइव कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, नेट नेशनल इनकम क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात पता होना चाहिए। याद है इकोनॉमी के थीम्स में मैंने एक सवाल करवाया था, दो एक सवाल था यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पर उसका आंसर चेंज हो गया था। याद है वो, कुछ याद आया आपको? वो सवाल याद रखिएगा। अगर वो ट्रेंड वाइज इस बार पूछेगा, तो हो सकता है उस तरह से यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करे, बस इस बार इस कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। लोगों को आंसर वो याद होगा, पर आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीजों को याद रखिएगा ट्रेंड के बारे में। तो मेन कॉन्सेप्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको याद रखिएगा। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। सेकंड यूनिट में पढ़ाता हूं बैंकिंग एंड फाइनेंस, मनी मार्केट के बारे में पढ़ाता हूं। इंपॉर्टेंट है नॉन परफॉर्मिंग असेट की प्रॉब्लम। नॉन परफॉर्मिंग असेट की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बोलता है कि बैंक नॉन परफॉर्मिंग असेट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, 2016 में आईबीसी जो कोड आया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इकोनॉमिक सर्वे में बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मेरे लेक्चर छोड़ के मत जाइएगा, है ना, आत्महत्या करने वाली बात मत कीजिए तो बेहतर होगा। वो लेक्चर्स बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, मतलब साल भर के जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है वो आपके भी रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला लिखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम। इसी में एक बात लिख लीजिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बेसल नॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसमें मेंशन नहीं किया। इसी के कॉन्टेक्स्ट में बेसल नॉर्म्स, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, लेवरेज रेशियो हो गया। याद है आपको ये सारे रेशियोज जो मैंने आपको समझाए थे? उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछेगा तो फिर प्रॉब्लम फंस जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, CAR के बारे में, क्योंकि हमारा CAR इंप्रूव हो रहा है, बढ़िया है, अप्रॉक्स 16% के अप्रॉक्स है। इसलिए हम ये भी बोल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोलता है कि हमारे देश का बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बेहतर है, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी तक हम ये बात करते थे, अगर आपने मुझे इकोनॉमिक सर्वे में सुना हो कभी जीवन में, अभी तक हम ये बात करते थे कि यूएसए के पास जाइए, वहां पर इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। लेकिन जब यूएसए का बैंक कोलैप्स कर रहा है, तो फिर किधर जाइए? फिर इंडिया दिखता है। अब इंडिया दिखने लगा है लोगों को, तो अगर आप इंडिया दिखेगा ना, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो भाग रहा था, अगर वहां भी कोलैप्स होगा, याद है अगर उधर खाई हो तो क्या करें, है ना, जहां हम जा रहे थे, अगर वहीं पर खाई हो तो क्या करें, वापस इधर ही आएंगे। तो सेम वो वापस मुड़कर लौट कर हमारी तरफ ही आएंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है। यस, in this context it is very important. Insolvency and bankruptcy code, standing deposit facility, very much important, very much important. एसडीएफ के ऊपर सवाल बन सकता है, साथ में इसी के ऊपर एमएसएफ के ऊपर सवाल बन सकता है। सवाल बनने का टाइप क्या हो सकता है, मैंने बताया था, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन एंड लिक्विडिटी इंजेक्शन, इस टाइप के सवाल बनेंगे। तो दो स्टेटमेंट बनेगा, एक लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के ऊपर, एक इंजेक्शन के ऊपर, और फिर आपसे कहेगा ए बी बोथ एंड नन, ऐसे करके सवाल पूछेगा। भाई ऐसे सवाल नहीं पूछे तो हम यूपीएससी के एग्जाम सेम हमारे बगल में नहीं बैठा है, नहीं तो बता ही देते एकदम एग्जैक्ट सवाल। क्या प्रोबेबिलिटी में बस वो बता रहा हूं कि कैसे सवाल पूछेगा भी, तो कैसे पूछ सकता है ना, उस पूछने का ढंग क्या हो सकता है। तो उसका बड़ा एक फेवरेट जोन है मनी सप्लाई।
तो चीजों को मनी सप्लाई से लिंक करके पूछता है या चीजों को इन्फ्लेशन से लिंक करके पूछता है। इसी कॉन्सेप्ट में वो घूमता रहता है। देखो ढेर सारे सवाल मैंने आपको थीम्स में करवाए, कहाँ घूम रहे थे, इसीलिए वो थीम्स के सवाल करवाए आपको, ताकि आज जब मैं आपको प्रिडिक्ट करके ये चीजें बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा रिलेट हो, तब आप समझ पाओ कि कल के दिन आप क्या कर पाओ, आप खुद से कैसे कर पाओ ये सारी चीजें, है ना। मेंस में भी अगर आपको सवाल प्रिडिक्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, हमारा मेंस का कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर मैं मेंस का कोर्स लाऊंगा आपको ज्वाइन नहीं करना। आप क्या करोगे, आप खुद से सोचोगे ना, आप तरीका समझ के खुद से करने की कोशिश करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। बैंक रन की बात क्यों कर रहे हैं, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बैंक रन इंपॉर्टेंट हो गया। और डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस की हमारी लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 5 लाख की कर दी गई है, साथ में जितना इंश्योरेंस प्रीमियम भरते थे वो प्रीमियम की कॉस्ट भी बढ़ा दी गई है। उस करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में बैंक रन जो अभी हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे डीजीसीआई डीआईजीसीआई के बारे में पूछ सकता है, वो क्या आरबीआई के कैसी बॉडी है, आरबीआई के अंदर आती है, सब्सिडरी है क्या फुल्ली, उस टाइप से सवाल डीआईजीसीआई के बारे में पूछ सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो मैं सब कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आई होप कि आप मुझे फील करने लगे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या रिलेट करवाना चाहता हूं, वो रिलेशन आपके दिमाग में बनने लगा होगा। क्योंकि अगर सब कुछ बोल देते तो फिर हमको 2-4 विकिपीडिया लगेगी ऐसा बोलने के लिए, वो महाभारत के 18 अध्याय लिखने पड़ेंगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए अब आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यस, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्यों बात कर रहे हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की, इस समय क्यों इतना जरूरी है डीएसआईबी, और भी पहले भी थे, पहले क्यों नहीं इतना जरूरी था, आज क्यों इतना जरूरी है, समझना पड़ेगा आपको, ये फील होना चाहिए, इकोनॉमी अगर पढ़े हो तो फील होगी सारी चीजें। साथ में अगर ग्लोबली कौन सी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, वो ग्लोबली भी देख लेना, डोमेस्टिकली घर में देख रहे हो तो बाहर भी देख लेना एक बार, तो ये टॉपिक जरूर देख लेना। साथ में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएसएल के बारे में पहले सवाल पूछ चुका है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पूछा है, इस बार इसके बारे में पूछेगा, इसलिए इनको याद रखिएगा, इसलिए इनको याद रखिएगा। पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे में बात की थी फैक्टरिंग की, इस फैक्टरिंग के बारे में पता करके जाइएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फैक्टरिंग की सुविधा देती हैं, ये फैक्टरिंग होता क्या है, और ये प्लेटफॉर्म TREDS प्लेटफॉर्म जो मुझसे पढ़ चुके हैं, आपके नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप उसको जस्ट रिवाइज कर लीजिए, है ना। जो नहीं पढ़े हैं और जिन्होंने कहीं से नहीं पढ़ा है, भाई अब समय है सही पढ़ने का, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, छोड़ के मत जाइएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स। ई रूपी इंपॉर्टेंट है, साथ में CBDC इंपॉर्टेंट है। CBDC जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। असली भारत में हमेशा ये बोला गया, आरबीआई हमेशा ये बोलता था कि टेक्नोलॉजी यूजफुल है बट क्रिप्टो करेंसी आर नॉट गुड। तो क्रिप्टो करेंसी बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है, इलीगल कामों में पैसा यूज होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, है ना, टेरर की फाइनेंसिंग हो सकती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड है, एक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, और वो सॉवरेन नहीं है, सबसे बड़ी बात यह। और गवर्नमेंट का काम ही यही है कि करेंसी इशू करना गवर्नमेंट का काम है, ना कि किसी भी और लोगों का। तो उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी ठीक नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। तो ई रूपी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ लेना। यूपीआई और CBDC में डिफरेंस क्या है ये भी पढ़ लेना। क्यों, वो एक वीडियो डाली थी मैंने, श्री शक्तिकांत दास साहब गवर्नर साहब खुद ही बता रहे थे कि क्या अंतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, नॉन फंजिबल टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में सवाल पूछ सकता है, NFT के बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ में फिएट मनी, लीगल टेंडर, दोनों के बीच में अंतर क्या है ये पता होना चाहिए अगर बेसिक सवाल पूछे आपसे। एंड बैंकिंग सिस्टम में स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, क्या पेमेंट बैंक जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है, क्या कंडीशन है बनने की, इस टाइप के सवाल। यस, गेटिंग माय पॉइंट। नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड क्या है, सो दीज ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AIFI इन्हें बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यूपीआई एंड यूपीआई रिलेटेड टर्म्स लाइक यूपीआई पे नाउ, लाइक UPI 123, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AIPS, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो चैट बॉक्स करके कुछ बताया था, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यस, समझ आ रहा है, इतना आपने लिख लिया, डन। तो बैंकिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए, ये सारे और हाईलाइटेड में क्लियर होने चाहिए।
तो यूपीआई, पे नाउ, 1 2 3, इनके बीच का डिफरेंस छोटा छोटा डिफरेंस है, पढ़ के जाना, क्योंकि वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए लास्ट टाइम उन चीजों का रिवीजन करना चाहिए जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वहां पर उनको हाईलाइट करके ढंग से रिवाइज करो उनको, ताकि एग्जामिनेशन में रिकॉल बढ़िया हो आपका। नेक्स्ट आते हैं हम बॉन्ड पर। बॉन्ड इस बार बड़े इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड से सवाल बन सकते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडीआर जीडीआर का, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर जीडीआर। अच्छा, एक चेंज हुआ है, वो चेंज आपको पता है कि नहीं पता है? जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने बताया है, बाकियों को नहीं मुझे पता कि पता है कि नहीं पता। आप मुझे बताइएगा आपको ये पता है या नहीं पता, यस बोलिएगा अगर आपको पता हो। अगर एक इंडियन कंपनी है, उसको जाकर अमेरिका के शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को इश्यू करना है, यानी पैसा रेज करना है, तो पहले ये डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, अब ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये बात आपको पता है कि नहीं पता? करंट अफेयर वाली। हाँ, नहीं पता तो पता करो, नहीं पता है तो पता करो बॉस, है ना? समझ गए मेरी बात? मैं इंडिया की कंपनी हूं जिसका नाम है होप तुषांत यादव कंपनी लिमिटेड करके, ऐसे कोई कंपनी है मेरी, टेक कंपनी है। मैं अमेरिका के शेयर मार्केट में जाकर, लेट से न्यूयॉर्क एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स वहां पर डायरेक्टली इशू करके पैसा रेज करना चाहता हूं। क्या मैं ये कर सकता हूं? आंसर इज यस। पहले नहीं कर सकता था। तो जिनको नहीं पता है, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, है ना, प्लीज रिवाइज। 81 bonds. Why 81 bonds? You all know why 81 bonds. Yes bank crisis. मसाला बॉन्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब हमारे एफआई का आउटफ्लो हो रहा है और अगर हमें फंड चाहिए, डॉलर्स में पैसा चाहिए, लेकिन रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन का कॉम्बिनेशन क्या है? मसाला बॉन्ड। है ना? तो मसाला बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी बॉन्ड, पिछली बार बात भी की थी, इकोनॉमिक सर्वे बजट में बात हुई थी श्योरिटी बॉन्ड्स की। सवाल नहीं पूछा गया तो जरूरी नहीं इस बार नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी की आदत है 2 3 साल के सवालों से पूछता है, 1 साल के करंट अफेयर से नहीं पूछता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि पिछले बार का इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है, बिल्कुल है। वो उधर से सवाल पूछ सकता है, अगर इधर से सवाल नहीं पूछेगा तो उधर से भी पूछ सकता है। श्योरिटी बॉन्ड वहां पर मेंशन है, तो श्योरिटी बॉन्ड पढ़कर जाइएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज, प्रधानमंत्री हैज रिवील्ड फर्स्ट ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज, ऐसा करके न्यूज आई था ना। फर्स्ट, जब भी कोई चीज फर्स्ट होती है तो यूपीएससी के रडार में होती है ना? यूपीएससी देखना चाहता है कि आप उन चीजों के बारे में अवेयर हैं कि नहीं अवेयर है। तो ग्लोबल बुलियन एक्सचेंज, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, दोनों के बीच में बेहतर बैलेंस बनाने के लिए। एंड ग्रीन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, बाई मिस्टेक शायद रिपीट हो गया। बॉन्ड ईल्ड के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपके ऊपर। बॉन्ड ईल्ड, बॉन्ड इन्वर्जन के ऊपर भी पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सवाल बॉन्ड ईल्ड पर बनेगा। और बॉन्ड ईल्ड जैसा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इस बार आपको इतना टाल मटोल के जो पिछली बार एकदम प्यारा सा सवाल दिया था ना, वैसा नहीं देगा। इस बार आपसे प्ले करके देगा, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे सवाल पूछेगा आपसे। एफपीआई का आउटफ्लो होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी कि घटेगी, पूरा श्योरिटी के साथ आपसे पूछेगा। कैन बी, मे बी इस बार ज्यादा लगाकर नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका लेवल वो हो चुका। अब कैन बी, मे बी के बाद अगला लेवल होता है फर्म वाला लेवल, ऑलवेज वाला लेवल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा, समझिएगा कि एफआई के आउटफ्लो होने से रुपया का डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता, बॉन्ड यील्ड बढ़ती है घटती है, शेयर मार्केट में क्या होता है, ये फिनोमिनाज आपके दिमाग में होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल मार्केट में। शॉर्ट सेलिंग होती है एक नाम की, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन मैंने इसको इसलिए मेंशन कर दिया, जस्ट न्यूज में था। यूपीएससी का कभी दिमाग घूम गया और ये पूछ ले, शॉर्ट सेलिंग इज इन कॉन्टेक्स्ट, इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच। तो अगर ऐसे पूछ के 4 ऑप्शन दे दे और एक में मार्केट में शेयर मार्केट हो, है ना, तो आंसर शेयर मार्केट होगा। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। समझो मेरी बात को। क्यों? एक बार सवाल पूछा था बुल और बियर क्या होता है, किसके कॉन्टेक्स्ट में बुल और बियर यूज करते हैं, अगर आपने देखा यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन। तो सवाल ऐसे कभी कभी पूछ लेता है। तो ऐसे ही इस बार शॉर्ट सेलिंग करके ऐसा कुछ पूछ सकता है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो याद रखिएगा किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। अदानी ग्रुप वाला जो क्राइसिस हुआ था, उससे कॉन्सेप्चुअली अगर कुछ चीज ड्रॉ करें, बैकवर्ड लिंकेज ड्रॉ करें, शॉर्ट सेलिंग से अच्छा कोई बैकवर्ड लिंकेज है नहीं वहां पर। कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड्स, ये न्यूज में था, कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे भाई हमारा बाकी स्टॉक एक्सचेंज होता है, ऐसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है।
अच्छा एनोटेशन ऑन है क्या? कौन है भाई एनोटेट करता रहता है? इंश्योरेंस डेंसिटी एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बेसिक सवाल बन सकता है। एंड ये पेंशन से अगर कोई चीज देखें तो न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस, वो डिफरेंशिएट करके पूछेगा। लाइक द न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम डू दिस, समझ रहे हो मेरी बात? अनलाइक द न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम डू दैट, ऐसे करके सवाल पूछेगा। डिफरेंस उसका पूछने का अच्छा तरीका है, लाइक और अनलाइक लगाकर बड़े प्यार से पूछता है कि दोनों सिमिलर हैं इस कॉन्टेक्स्ट में और इस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है कि नहीं हो रहे। तो लोग आधे वहां पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लाइक और अनलाइक नहीं पढ़ते वहां पर, प्रॉब्लम ये। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन सेक्टर से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आते हैं गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। उस दिन मैंने एग्जांपल से समझाया था आपको। वो सैड सॉन्ग सुनते हैं लोग, है ना, जब वो दुखी होते हैं तो और सैड होने की कोशिश करते हैं, जब वो खुशी होते हैं तो कहते हैं कि और खुशी होना है ना। तो वो कैसी पॉलिसी है? वो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है। जो सैड सॉन्ग सुनते नहीं है, सैड मोमेंट में अपने आप को हैप्पी करते हैं, और बहुत जब हैप्पी होते हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी होने की कोशिश नहीं करते हैं। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज लाइक स्थिर बुद्धि। बहुत दुखी में दुखी मत हो, बहुत खुश में खुश मत हो, है ना। ऐसे पढ़ोगे तो हमेशा जीवन अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जब एग्जाम्पल के थ्रू दिमाग में बैठ जाते हैं, इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्ब होती है ना चीजें तो रट्टा कभी नहीं माननी पड़ती। रट्टा उन्हीं का मारते हैं जो हमें समझ नहीं आती, या कुछ ऐसा टेक्निकल नाम होता है तो रट्टा मानना पड़ता है, अदरवाइज रट्टा रट्टा नहीं मानना पड़ता। क्योंकि ये कंटेंट का समंदर है, कितना रट्टा मारोगे, ये भी तो बात है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो टाइप ऑफ डेफिसिट में वो सारे पूछ सकता है। टैक्स बॉयंसी, क्योंकि हमारा टैक्स बॉयंट है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारा टैक्स बॉयंट है। इकोनॉमिक सर्वे चिल्ला चिल्ला के बातें बोलता है, तो इसलिए टैक्स बॉयंसी इलास्टिसिटी के ऊपर आपको सवाल फ्रेम करके दे सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हम कर ही रहे हैं, कैपेक्स के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ सकता है। मे बी, कैन बी, ऐसे लगाकर पूछेगा आपसे। एंजल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स, इस बार बड़ी बात हुई विंडफॉल टैक्स की। कंपनी अगर बिना कुछ किए, कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है अपने आप। क्यों प्रॉफिट बढ़ रहा है? कोई चीज पहले 2 रुपए की थी, वो ऑटोमेटिक अब 20 रुपए की हो गई है, तो कंपनी का ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ गया। तो गवर्नमेंट कहती है आओ तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएं, विंडफॉल टैक्स। रूल्स ऑफ ओरिजिन, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये टर्म्स मैंने समझाए हैं आपको, यूनिट नंबर 3 में सारे समझाए। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है समझाया है, रूल्स ऑफ ओरिजिन भी समझाया है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है ये भी समझाया है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स न्यूज में है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स पहले भी रहा है। एनजीएसटी के 5 साल 2022 में खत्म हो गए, 2017 से 2022 5 साल खत्म हो गए। उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में पूछेगा, क्योंकि सेस खत्म नहीं किया गया दोस्तों, है ना। याद रखना, सेस खत्म नहीं हुआ। चिल्ला चिल्ला के बताया एग्जाम में गलत करा है तो बहुत दुख होगा मुझे। 2026 तक चलेगा सेस, पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती रहेगी। बस अब स्टेट को जितना ऑब्लिगेशन था वो 2022 में खत्म, 2022 तक स्टेट का जितना भी शॉर्टफॉल हो रहा था रेवेन्यू में, उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को भरपाई करनी है, बस वो चीज खत्म हो गई। इसलिए 5 years ऑफ जीएसटी कंप्लीट हो गए, दैट्स व्हाई जीएसटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, पैसा किसकी जेब में जाता है ना, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी किन पर नहीं लगता है, एल्कोहल पर फिर क्या लगता है ना, ये आपको, कार्बोहाइड्रेट फ्यूल्स पर क्या लगता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे कॉमन में बताओ एल्कोहल पर क्या लगता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, कॉमन में बताओ पहले जल्दी से, एल्कोहल पर क्या लगता है बॉस? पीते हो? अरे नहीं पीते हैं। अरे एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स किसका भाई, सेंटर स्टेट किसका। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या होता है?
डब्ल्यूपीआई का, डब्ल्यूपीआई कोर का मतलब क्या है? डब्ल्यूपीआई कोर का मतलब इस बार मैंने समझाया है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में माइनस करेंगे फूड वाला, है ना, देखिएगा आप उसको। डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई कोर हेडलाइन, एंड सीपीआई, सीपीआई कोर हेडलाइन, रिफाइंड कोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में डब्ल्यूपीआई सीपीआई का इस समय पर कन्वर्जेंस हो रहा है, तो कन्वर्जेंस की रीजन टेक्निकल अगर थोड़ा सा जाएगा तो पूछना चाहेगा आपसे। इन्फ्लेशन केवल घर में अपनी वजह से नहीं है, इंपोर्ट करने की भी वजह से है, क्योंकि पूरे विश्व में ग्लोबली इन्फ्लेशन है, इसलिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा। किससे रिलेट करेगा? या तो एफपीआई से रिलेट करेगा, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी से रिलेट करेगा, तो कहीं ना कहीं रिलेट करके कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछेगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल गेम है, इकॉनमी कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल। स्टैगफ्लेशन, अच्छा यहां पर एक चीज और लिख लो, एंकर्ड एंड डी एंकर्ड इन्फ्लेशन, जो मैंने इस बार समझाया आपको, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। जो इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ेंगे उनको एंकर्ड और डी एंकर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, और यूपीएससी की आदत है इकोनॉमिक सर्वे से पिकअप करके पूछने की। तो एंकर्ड इन्फ्लेशन एंड डी एंकर्ड इन्फ्लेशन, बाकी तो बहुत बार पूछ चुका है, ये थोड़े से नए हैं, इनको ही पिकअप करके पूछेगा, दो स्टेटमेंट बनाएगा और आपसे सवाल पूछेगा। स्टैगफ्लेशन क्या है एंड श्रिंकफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन एंड श्रिंकफ्लेशन, दूसरी चीजें जो मैं इकोनॉमिक सर्वे में आपको बता रहा था, सुनो मेरी बात। कौन सी चीजें? कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने कभी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। तो बढ़ाना घटाना किसके कॉन्टेक्स्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये। तो गवर्नमेंट कौन से मेजर्स लेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर आपके पास स्टेटमेंट बन के ऐसे आएंगे दो, और वहां पर कस्टम ड्यूटी को कट करके फिर पूछेगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सही है कि नहीं सही। समझ रहे हो मेरी बात? हवा में बातें नहीं कर रहे, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक सर्वे को मर्ज करके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे पूछे जाने की संभावना है। तो इन्फ्लेशन से ये हो गया। नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फेड टेपरिंग, टेपर टेंट्रम 2.0 जैसी सिचुएशन है। फेड टेपरिंग, टेपर टेंट्रम 2.0 जैसी सिचुएशन की कॉन्टेक्स्ट में। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, कौन कौन से? फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, दीज आर द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, तीन चीजें कभी मेंटेन नहीं कर सकते, ट्राइलेमा है ये हमारे पास। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी कौन कौन सी तीन चीजें थी? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फ्री कैपिटल इनफ्लो या फ्लो, तीसरी चीज है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ये तीन चीजें साथ में कभी भी नहीं रख सकते। मुंडल फ्लाइमा वो जो भी था बोलते उसको। तो फेड टेपरिंग, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। बीओपी में रिफॉर्म किए गए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म में, डबलिंग द लिमिट ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। पहले केवल 750 बिलियन डॉलर्स ही लेकर आ सकते थे, अब उसकी लिमिट जस्ट डबल की गई, 1.5 बिलियन डॉलर। वाई? कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों? बाहर आउटफ्लो हो रहा था, हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा था, तो ज्यादा पैसे बुलाने के लिए, ज्यादा डॉलर को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बोला अब लिमिट डबल कर रहे हैं 1.5 बिलियन डॉलर की। एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट क्या होता है पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है मैंने डिफरेंस बताया है ना। तो डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। नॉस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में नॉस्त्रो वोस्त्रो, वोस्त्रो नॉस्त्रो। वोस्त्रो का मतलब क्या है? हमने नॉस्त्रो खोला है या वोस्त्रो खोला है? रशिया का जो अकाउंट हमारे यहाँ पर है वो वोस्त्रो है कि नॉस्त्रो है? जल्दी लिखो, कमेंट में लिखा करो ना आंसर जल्दी से, देखते रहते हो, मुंडी लाते रहते हो। वोस्त्रो, यस। योर अकाउंट इन आर बैंक, नॉस्त्रो आर अकाउंट इन योर बैंक। यस, मतलब याद रखना, अपने आप हो जाएगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को याद रखेगा। तो फेरा फेमा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये सब याद होना चाहिए आपको, ये जस्ट अ रिवीजन।
ये जब आप रिवाइज करोगे तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन वैसे ही रिवाइज हो जाएगा और आपकी ये चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। लास्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट चीपर होते हैं, इंपोर्ट कॉस्टली होते हैं। डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, दो चीजें और, नीर एंड रीर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर एंड रीर कॉन्सेप्ट वो पूछ चुका है, रिवाइज रिपीट भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रिपीट करना। क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को नीर एंड रीर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे हमने आपको ब्रह्मास्त्र बताया, कोई मुझसे पूछ रहा था बच्चा कि सर यूपीएससी को नहीं पता होगा कि ये ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, यूपीएससी को नहीं पता तो फिर किसे पता होगा, है ना। तो ये ब्रह्मास्त्र यूपीएससी को नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा बॉस। यूपीएससी की सवाल है, उनका ही यूज कर रहे हैं ब्रेन, और वो ब्रेन अगर हमें पता है तो उन्हें तो पता होगा ना, इन्हें पता है। दैट डज नॉट मीन, भाई गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, दैट डज नॉट मीन इतने सालों में भी उनको पता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। क्यों? अगर उनको रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है तो उनको, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन वो 4-5 सवाल आपको ऐसे देंगे जहां पर आपका गलत होगा। आम बच्चा क्या करता है, वो गलत सवाल जब उसके गलत होते हैं ऐसे सवाल, तो अपनी स्ट्रेटजी तुरंत चेंज कर देता है, कहता है यार मेरे गलत हो रहे हैं ऐसे वाले, और फिर वो क्या करता है, दूसरी स्ट्रेटजी अपनाता है। वो डायलेमा में रहता है, वो नहीं समझ पाता क्या करना है नहीं क्या करना है। लेकिन मेंटोस स्टूडेंट क्या होता है, जो मेंटोस जिंदगी वाला है, उसको पता है कि गलत होने ही थे, इतने गलत होने बनते भी हैं हमारे, अगर ये गलत नहीं होंगे तो मैं भगवान हो जाऊंगा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, है ना, ऐसा हो जाएगा। ऐसा आपको बनना है नहीं, है ना, भगवान बनना है तो फिर इंसान वाला काम क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो आम स्टूडेंट स्ट्रेटजी चेंज कर देता है, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे। कल के दिन प्रलय आ गई, यूपीएससी का पूरा ही दिमाग खराब हो गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन साइड में रखते हैं। अगर आनी ही थी तो 2022 तक भी आ जाती, 2022 में नहीं आई तो हम अज्यूम कर रहे हैं 2023 में भी नहीं आएगी। हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डू नॉट फाइंड 0.1% चांसेस, वो चांसेस खोजकर अपने स्ट्रेटजी चेंज मत करो। अदरवाइज वो चांसेस हुए नहीं और तुम्हारी स्ट्रेटजी पहले से चेंज है और तुम फिर वहां पर कंफ्यूजन में हो, फिर तुम टिक नहीं मारोगे और फिर तुम्हारे आएंगे नहीं, फिर कहोगे सर आपने कुछ बताया नहीं, है ना। तो अपने साथ ये जुल्म मत करो, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। WTO में एग्रीकल्चर वाला वो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, सब्सिडीज, वो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट किसने दी है, तो IMF की कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MPIA इंपॉर्टेंट है, मल्टी पार्टी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, उसके बाद CECA होता है, कस्टम यूनियन बनता है, इकोनॉमिक यूनियन बनता है, ऐसे करके पूरा इंटीग्रेशन है। वो इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा। किस हमने किन के साथ साइन किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब IR पढ़ते हैं आप, इंटरनेशनल रिलेशन, तो किसके साथ क्या साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा किसके साथ है, वो सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। एंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंपॉर्टेंट है। कितने क्रॉप्स पर दिया जाता है, कौन देता है, ये सब चीजें जनरल। मिलेट ईयर इंपॉर्टेंट है। मिलेट ईयर में जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया था, फिंगर मिलेट, ये मिलेट, उनके जो नाम होते हैं वो कौन सी कंडीशन में पैदा होते हैं, उनका ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलेट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में। ज्योग्राफी कौन भी मर्ज। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, गति शक्ति, ये सारे इंपॉर्टेंट है ही हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपीडा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, वो सारा इंपॉर्टेंट है। और पॉवर्टी में आप पढ़ चुके हैं, वो हेड काउंट रेशियो क्या होता है, वो सारी चीजें सचिन तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी,
वो सारी कमेटी की जो भी चीजें थी, बेसिक चीजें, वो इम्पोर्टेंट है। आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम सब कुछ छूटा तो नहीं आपका? आपने सब लिख लिया? आपने सब लिख लिया? यस, डन। So these are important topics of Indian economy for UPSC prelims 2023. Do not leave these topics. जो मैंने आपको मंथली बताए हैं और जो ईयरली बता रहे हैं, बस इतना ही करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। आपने ज्यादा पढ़ा, अच्छी बात है, पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो पढ़कर ही जाना है, इतना तो रिवाइज करके ही जाना है। अपना स्टैटिक रिवाइज कीजिए, साथ में ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कीजिए, इसके बाद आपका जो मन है वो कीजिए, कोई रोक नहीं रहा। पर ए मिनिमम इतनी बाउंड्री, ये कट ऑफ क्रॉस करने के बाद आपका जो मन है वो करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, पर इतना आपको जरूर करना है।